हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी फिल्म का नरेशन लेकर आए हैं जिसमें आपके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसका मतलब है ये एक एंथोलॉजी मूवी है। इसका मतलब है कि किसी फिल्म या वेब सीरीज में जब एक से ज्यादा कहानियां होती हैं लेकिन उनमें से किसी भी कहानी का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। तो आज की एंथोलॉजी मूवी का नाम है लव स्टोरीज 2, जिसमें 4 अलग अलग कहानियां हैं। तो चलिए अब हम आपको इन कहानियों के बारे में बताते हैं। तो फिल्म की पहली कहानी शुरू होती है अर्जुन और वेदा की शादी की बात पक्की होने से। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि उनके घर वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसीलिए किसी को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारी बातें हंसी मजाक के माहौल में चल रही थी कि तभी उन सबके बीच वेदा की दादी भी यहाँ आ जाती है। सभी को अर्जुन और वेदा की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर की लग रही थी, लेकिन इन सारी बातों के बीच में दादी ने जब ये पूछ लिया कि क्या तुम लोगों ने कभी सेक्स किया है, तो ये सुनकर तो जैसे सबकी जुबान पर ताले ही लग गए। वेदा के पिता को अपनी माँ की बातें बकवास लग रही थी, लेकिन दादी ने ये कहकर उनको भी चुप कर दिया कि जो करके तू पैदा हुआ है क्या वो बकवास है। वेदा के पेरेंट्स और अर्जुन के माँ बाप दोनों को ही कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दादी का तर्क था कि जब छोटी सी गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं तो शादी से पहले टेस्ट ड्राइव क्यों नहीं। इसके बाद अपनी बात पूरी करके दादी वहाँ से चली जाती है। फिर रात में वेद अपनी दादी से बात करने के लिए जाती है। दादी के साथ ये सारी बातें करते वक्त उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी, इसलिए वो अपनी दादी से कहती है कि उसको तो इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी दादी इतनी ओपन माइंडेड है। लेकिन उस दिन के बाद से अब घर में दादी से वेदा के अलावा कोई भी बात नहीं कर रहा था। उसके बाद एक रात जब वेदा के मम्मी पापा बाहर से घर लौट कर आते हैं तो वो दादी से कहते हैं कि तुम्हारी अश्लील बातों के बावजूद शुभ विवाह के लिए अगले महीने की 27 तारीख तय की गई है। तो ये सुनकर दादी अपने ही बेटे की शादीशुदा जिंदगी पर ये कहकर उंगली उठा देती कि नया रिश्ता जोड़ने से पहले पुराने रिश्ते को जगाओ। दादी की बातों के अर्थ को भले ही उनके बेटे और बहू ने नहीं समझा था, लेकिन वेदा और अर्जुन ने इस बात को सीरियसली ले लिया था और वो एक होटल में रूम बुक करके दादी के कहे अनुसार करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। पहली बार इंटीमेट होने के बाद जब वेदा खुशी खुशी ये बात दादी को बताती है तो वो कहती है कि वैसे तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फर्स्ट टाइम होने की वजह से उसकी तरफ से सब कुछ ठीक नहीं था। इसलिए अब अर्जुन और वेदा कई बार होटल में कमरा बुक करके जाते थे और फिर आखिरकार वो रात भी आ ही जाती जब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक तरीके से हो जाता है। इसलिए अगले दिन वो दोनों एक बार फिर से दादी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब उनके बीच में सब कुछ सही है। इसलिए अब वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार है। ये सुनकर दादी को संतुष्टि मिलती है। उसके बाद जल्द ही अर्जुन और वेदा की शादी हो जाती है और उनकी सुहागरात की सेज दादी खुद अपने हाथों से सजाती है और फिर इसी के साथ ही कहानी यही खत्म हो जाती है। इसके बाद दूसरी कहानी है इशिता की, जो कि अपने घर में अकेली रहती है और साथ ही में जॉब भी करती है। कहानी की शुरुआत में इशिता को अपनी दोस्त समीरा से कुछ बातें करते हुए दिखाया गया है। समीरा से बातें करते हुए इशिता गाड़ी चलाकर अपने घर जा रही थी। आज उसने ऑफिस माइग्रेन के दर्द के कारण जल्द छुट्टी ले ली थी, लेकिन घर का दरवाजा खोलकर इशिता जैसे ही अंदर पहुंचती है उसकी नजर सबसे पहले अपने बेडरूम की तरफ जाती है, जहां उसकी मेड सीमा दीदी किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर इशिता की आंखें खुली ही खुली रह जाती है। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वो उल्टे पैर घर से बाहर निकलकर सबसे पहले ये बात समीरा को बताती है। उसने ये सब कुछ इतना चुपचाप किया था कि सीमा दीदी को उसके वहां मौजूद होने की भनक तक नहीं लग पाती। थोड़ी ही देर के बाद वो आदमी बाहर निकलता है। उसके पीछे पीछे सीमा दीदी भी घर को बंद करके चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद इशिता अपने घर के अंदर जाती है। रात में उसको अपनी जिंदगी के खालीपन का एहसास होता है और वो रोने लगती है। उसके बाद अगली सुबह जब सीमा दीदी काम पर आती है तो इशिता उनको घूरती जाती है, लेकिन उनसे कुछ कहती नहीं है और फिर अपने ऑफिस चली जाती है। कल के दिन में जो कुछ भी हुआ था उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे, इसलिए पता नहीं क्या सोचकर इशिता आज भी ठीक उसी वक्त अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन सीमा दीदी आज भी उसी आदमी के साथ उसके बिस्तर पर थी। पर आज इशिता पहले दिन की तरह चौंकती नहीं, क्योंकि उन दोनों को एक साथ हम बिस्तर होते हुए देखकर अब वो अपनी जिंदगी के खालीपन में डूबने लगी। अब दिन इसी तरह से निकलने लगे थे। इशिता रोज दोपहर में 3 बजे चुपके से घर आती थी और सीमा दीदी और उस आदमी को इंटीमेट होते हुए देखकर एंजॉय करने लगती थी। उसने अपने ही घर में छुपकर उनको देखने के लिए एक जगह भी बना ली थी, लेकिन जल्द ही सीमा दीदी को ये बात पता चल जाती कि इशिता ने उन दोनों को एक साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। पर फिर भी वो इशिता से कुछ कहती नहीं और ना ही अपने आप को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बाद दिखाते हैं कि दरअसल वो आदमी जो हर रोज सीमा दीदी के साथ होता था वो कोई और नहीं उनका पति था और उन लोगों के घर में काफी लोग और एक ही कमरा होने के कारण एक साथ वक्त गुजारने के लिए वो दोनों इशिता के घर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इशिता के 3 बजे घर लौट कर आने का ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि एक दिन अचानक इन तीनों का इशिता के घर में आमना सामना हो जाता है। इशिता की समझ में कुछ
नहीं आता और वो सीमा दीदी के ऊपर चिल्लाने लगती है। इस पर सीमा दीदी भी चुप नहीं रहती और वो इशिता के हर एक आरोप का खुलकर जवाब देती है। वो अपने पति को भी बता देती है कि इशिता रोज उन दोनों को छुप छुप कर देखती है। ये सुनकर उसका पति भौचक्का रह जाता है। फिर काफी देर तक तू मैं होने के बाद इशिता सीमा दीदी को घर से निकाल देती है और सीमा उसके घर की चाबियां उसे देकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद इशिता अपने घर के काम के लिए एक नई मेड को रख लेती है और सीमा दीदी भी किसी और के घर में काम करने लगती है। पर दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के बिना संतुष्टि नहीं थी। फिर ऐसे ही एक दिन सब्जी लेते हुए इशिता और सीमा दीदी एक दूसरे से टकरा जाती है। तब इशिता सीमा दीदी से पूछती है कि अगर तुमने मुझे तुम लोगों को चोरी छुपे देखते हुए देख लिया था तो फिर तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों? इसके जवाब में सीमा उसे कहती कि मुझे उसमें मजा आ रहा था। साफ नजर आ रहा था कि दोनों के बीच की शिकायतें अब दूर हो चुकी थी। इसके बाद सीमा दीदी इशिता से फिर से काम पर आने के लिए पूछती, जिसके जवाब में इशिता चुपचाप अपने पर्स से घर की चाबियां निकाल कर उनको दे देती है और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी है विजय यानी विजय वर्मा की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड निशा से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। वैसे वो उसी से मिलने के लिए भी जा रहा था। इसी बीच उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि असल में उसके ससुर जी भी थे और विजय उन्हीं की कंपनी में सीईओ था। वो उसको इमरजेंसी एजीएम मीटिंग के लिए जल्दी से जल्दी वापस आने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो अपनी बीवी अनीता से बात करता है। तभी इसको पता चल जाता है कि अनीता भी इस मीटिंग में जाने वाली थी, इसलिए अब उसके पास इस मीटिंग से बचने का कोई चारा नहीं था और उसको भी वापस जाने का फैसला लेना पड़ता है। लेकिन जब वो ये बात निशा को बताता है तो वो उससे मिलने के लिए जिद करने लगती है। लेकिन इन्हीं बातों बातों में विजय की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। अब गाड़ी वहाँ से आगे नहीं जा सकती थी। उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। ऐसे में वो आगे नहीं जा सकती थी। ऐसे में किसी मैकेनिक को बुलाने के लिए विजय पास ही के एक गाँव में जाता है। मैकेनिक तो उसको मिल जाता है, लेकिन अपने घर वालों से उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ का फोन पिछले 2 महीनों से डेड पड़ा हुआ था। इसके बाद वो एक कॉफी शॉप से कॉफी लेकर उस जगह में घूमने लगता है। तभी उसको वहाँ के कम्युनिटी सेंटर से कुछ लोगों के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ एक लड़की कुछ वरिष्ठ नागरिकों को गाने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। लेकिन जैसे ही विजय और वो लड़की एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के ही चेहरे के भाव बदल जाते हैं क्योंकि नई लड़की और कोई नहीं, विजय की पहली पत्नी शांति थी, जो कि 10 साल पहले कहीं चली गई थी और जिसे विजय ने मरा हुआ मान लिया। उधर शांति भी विजय से बचने की कोशिश करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विजय उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है और जब वो शांति से बात करने की कोशिश करता है तो शांति उसको पहचानने से इनकार कर देती है। पर तभी गलती से विजय के हाथों की कॉफी शांति के ऊपर गिर जाती है। इस बात के लिए विजय शांति से माफी मांगता है। इतने में इंदर नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर भी उन दोनों के बीच पहुंच जाता है। उसको ऐसा लगता है कि विजय शांति को परेशान कर रहा था। तब शांति इंदर से कहती है कि जैसा वो समझ रहा था वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो विजय को जानती थी। फिर भी इंदर विजय को जल्दी से जल्दी वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद विजय शांति के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। शांति अपने कपड़े बदलने के लिए नहाने चली जाती है। उधर विजय शांति के किचन में जाकर अपने लिए कॉफी और शांति के लिए चाय बना लेता है। फिर जैसे ही शांति नहाकर बाहर आती, विजय उसके सामने सवालों की झड़ी लगा देता है कि वो इतने सालों से कहाँ थी। इस पर शांति विजय को कुछ बताती कि उसे पूरी तरह से सब कुछ याद नहीं था। 10 साल पहले जब वो नर्सिंग होम से वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला था। वो नर्सिंग होम ढूंढ रहा था। गाड़ी में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बैठी थी, जो कि लेबर पेन में थी। वो दर्द से चीख रही थी, इसलिए शांति उसकी मदद करने के लिए गाड़ी के अंदर चली गई। लेकिन उसके बाद शांति को क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। उसको बस इतना ही याद था कि जब उसकी आंखें खुली थी तो वो प्राइजोल में थी। इस पर विजय ने शांति से पूछा कि वो वापस घर क्यों नहीं आई, तो शांति ने उससे ये कहकर इस बात को वहीं खत्म कर दिया कि वो बहुत डर गई और इसलिए उसने विजय को फोन भी नहीं किया। लेकिन उसको उन दोनों लोगों का चेहरा अभी तक अच्छे से याद। इसके बाद बातों ही बातों में विजय उसको बताता है कि उसने अनीता से शादी कर ली थी, जो कि उन दोनों की कॉमन फ्रेंड थी और अब उसके 2 बच्चे थे। इसी तरह से विजय और शांति पुरानी बातों को दोहराते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तब विजय शांति से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन शांति इस बात के लिए उसको मना कर देती है क्योंकि इतनी देर में उसको इस बात का विश्वास हो गया था कि उसके साथ वो सब कुछ करने वाली अनीता यानी कि विजय की प्रेजेंट वाइफ ही थी। क्योंकि एक तो अनीता विजय से पहले से ही प्यार करती थी और शांति के इस शक का दूसरा कारण ये था कि जिस दिन शांति नर्सिंग होम गई थी उसके एक दिन पहले रात में उसने प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में चेक किया था और फिर टेस्ट किट को वहीं वॉशरूम में छोड़कर बाहर आ गई। लेकिन शांति इतनी जल्दी किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी का पता नहीं चलने देना चाहती थी, इसलिए जब वो किट को लेने के लिए दोबारा वॉशरूम में गई तो वहाँ से अनीता बाहर निकल रही। पर इन सबके बीच में खटकने वाली बात ये थी कि शांति ने वॉशरूम में टेस्ट किट रिजल्ट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा था, लेकिन जब वो वॉशरूम में दोबारा गई तो वो हिस्सा नीचे की तरफ था। इसका मतलब साफ था कि ये काम अनीता नहीं किया था।
इस पूरे खुलासे से विजय हैरान रह जाता है और वो अनीता को सजा दिलाने की बात करने लगता है, लेकिन शांति उसको ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर विजय अपनी जिंदगी में अनीता और अपने दोनों बच्चों के साथ खुश था तो फिर उसको अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान देना चाहिए था। फिर इसी तरह बातें करते उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह जाता और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पहले तो शांति विजय को रोकने की कोशिश करती है कि अब वो इंदर के साथ एंगेज हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर वो भी उस वक्त के साथ अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। फिर सब कुछ हो जाने के बाद वो विजय से पूछती है कि इन सब के बाद कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी। इस पर विजय उससे कहता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहे तो एक बार फिर से रेड ब्लू प्रेगनेंसी किट से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में चेक कर सकती है। विजय के मुंह से किट का नाम सुनकर शांति हैरान रह जाती है, क्योंकि ये तो वही किट थी जिससे उसने 10 साल पहले अपनी प्रेगनेंसी चेक की थी और ये किट उसने अपनी दोस्त से कनाडा से मंगवाई थी, जिसके बारे में उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। तो फिर विजय उस टेस्ट किट का नाम कैसे जानता था? शांति विजय से पूछती है कि क्या अनीता ने उसको किट का नाम बताया था, लेकिन विजय उससे कहता है कि अनीता ने उसको कुछ भी नहीं बताया था। फिर शांति तुरंत ही समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब विजय ने ही करवाया था, लेकिन विजय शांति को आगे कुछ भी कहने का मौका नहीं देता और एक झटके में उठकर तकिए से उसका मुंह दबाने लगता है, क्योंकि शांति अब उसकी सच्चाई जान चुकी और तब उसके मुंह को दबा कर रखता है जब तक कि शांति की सांसें रुक नहीं जाती। इसके बाद खिड़की के रास्ते से निकलकर वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि दरवाजे पर इंदर खड़ा हुआ था। पर जैसे ही भागते हुए वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ लोग गाड़ी में से उसके शरीर को बाहर निकाल रहे थे। उस नजारे को देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने ही शरीर के पास बेबस होकर बैठा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि उस एक्सीडेंट में उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी और शांति एक आत्मा थी जिससे उसके मिलने का कारण सिर्फ इतना ही था कि वो अपने गुनाहों को अपने मुंह से कबूल कर ले। इतने में शांति की आत्मा उसके पास आकर कहने लगती है कि इसलिए उसने यहाँ से उसे जाने के लिए कहा था, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और विजय की एक जोरदार चीख के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लव स्टोरीज पार्ट 2 की चौथी और अंतिम कहानी है अमित रविंद्रनाथ शर्मा की, जो एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ शुरू होती है, जिसमें कोई आदमी किसी औरत के साथ उसको गालियां देते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये औरत थी चंदा यानी काजोल। काजोल की शादी एक बहुत बड़े शाही घराने में हुई, लेकिन उसका पति सूरज सिंह हर रात उसके साथ जबरदस्ती करता था। शादीशुदा होने के बावजूद सूरज सिंह कैरेक्टर का बहुत ही खराब इंसान था और गाँव की किसी भी लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लेता था। चूँकि राजा के तौर पर वहाँ पर अब भी सूरज सिंह का काफी दबदबा था, इसलिए किसी की भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। उसके राजसी ठाट तो अब थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था, इसीलिए वो कोई काम नहीं करता था और अपने दिन अय्याशी में ही गुजार रहा था। चंदा और सूरज सिंह का एक बेटा था अंकुश। चंदा अपने दिन बस इसी आस में गुजार रही थी कि अंकुश आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चला जाए, तो फिर उसके बेटे को ये सब नहीं देखना पड़ेगा। वो अब सिर्फ अपने बेटे के लिए ही जी रही थी। अंकुश को अपने पिता की हरकतों के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो उनको जरा भी पसंद नहीं करता था। चंदा अंकुश की अच्छी जिंदगी के लिए हर रोज अपने पति के जुल्मों को बर्दाश्त करती जा रही थी। एक दिन बहुत दुखी होकर वो अपनी माँ को फोन लगाती है, जो कि एक कोठा चलाती, तो उसकी माँ उसको बताती है कि कोठे पर एक लड़की को बीमारी लग गई, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान थी। इसके बाद दिखाते हैं कि घर में एक नई काम वाली रेखा को देखकर सूरज सिंह की नीयत उसके ऊपर भी डोलने लगी। वो कई बार रेखा को अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, पर हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन फिर एक रात जब चंदा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी तो पास के कमरे में किसी के इंटीमेट होने की आवाजें आ रही। इस बात पर नाराज या दुखी होने के बजाय चंदा मुस्कुराना शुरू कर देती। इन आवाजों को सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये आवाज उसके पति की थी, जो कि इस वक्त रेखा के साथ था। लेकिन इस सच्चाई को खुद से परखने के लिए चंदा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है और साथ ही में अब सारे मामले का खुलासा हो जाता है, क्योंकि रेखा ही वो लड़की थी जिसको बीमारी हुई और अपने पति से छुटकारा पाने के लिए चंदा ने ही उसको अपनी माँ के यहाँ से बुलवाया था, क्योंकि अब वो बीमारी सूरज सिंह को भी हो चुकी थी। लेकिन कमरे के सामने पहुंचकर चंदा तब हैरान रह जाती है जब शराब के नशे में धुत होकर सूरज सिंह उसके सामने ही आंगन में आकर गिर पड़ता है। ये देखकर चंदा को समझते देर नहीं लगती कि कमरे में रेखा के साथ उसका पति नहीं बल्कि बेटा अंकुश था। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिल्म से रिलेटेड अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।